अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा जी बच्चे, होप सो कि आप सब जो है अपनी घरों में खैर खैरियत से होंगे। नाउ आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। ठीक है, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर एंड हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। हम ऑलमोस्ट 2.1 भी हमने डन कर ली थी, 2.2 भी हमने एक्सरसाइज डन कर ली थी एंड 2.3 भी हमने डन कर ली, जिसमें जस्ट हमारे पास HCF का टॉपिक था ना, तो हमने वो सारा जितना काम था वो डन कर लिया था। अब आपको ये तो आपको पता है बच्चा कि जब हमारे चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, और चैप्टर से रिलेटेड हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, नाउ हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था ना। अब आप क्या करेंगे बच्चे, आप सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव्स की हेडिंग दोगे। ठीक है, जहाँ पे आपका एक्सरसाइज 2.3 फिनिश होती है उसके बाद तो आपने मेरे ख्याल से दिसंबर टास्क वगैरह किया था और जो रिमेनिंग काम था वो किया था। ठीक है, वो ऑलमोस्ट बच्चों का कंप्लीट भी हो चुका था। ठीक है, ये आपने हम जो है आज के टॉपिक में मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स करवाऊंगी चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, फिर हम आए थे ऑब्जेक्टिव्स की तरफ करेंगे। अब हम आएंगे ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। ठीक है, आपने ऑब्जेक्टिव्स की हेडिंग देनी है। सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चे, आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स की हेडिंग दोगे, देन आपने लिखना है चैप्टर 2। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के बाद यू विल राइट चैप्टर 2 एंड चैप्टर नेम दैट इज़ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, जब आपने ऑब्जेक्टिव्स की हेडिंग दे दी फिर आपने लिखा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नेम क्या है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, फिर आपने क्वेश्चन लिखना है सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हम जब अपने ऑब्जेक्टिव्स करते हैं, हमने चैप्टर नंबर 1 में भी जो ऑब्जेक्टिव्स किए थे तो ऑलमोस्ट सारे MCQs ही होते हैं ना, मतलब MCQs मीन्स मल्टीपल चॉइस। आपके पास करेक्ट 4 ऑप्शंस होते हैं और आप उसमें से करेक्ट ऑप्शन को जो है वो सर्कल करना होता है। नाउ क्वेश्चन इज दिस, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास ऑब्जेक्टिव्स गिवन है और आपको ऑप्शंस गिवन होंगे और आपने उनमें से करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है, सर्कल करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। ठीक है, अब हम आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, ऑब्जेक्टिव नंबर 1 आपके पास क्या है, ऑब्जेक्टिव नंबर 1 आपके पास है 2504 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। ठीक है, पहले तो बच्चे आप ऑब्जेक्टिव को 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम रीड आउट करो कि आया वो ऑब्जेक्टिव में आपसे क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, जब आपको ऑब्जेक्टिव की स्टेटमेंट समझ आ जाएगी ना, जब आप स्टेटमेंट 1 टाइम 2 टाइम्स को रीड आउट करोगे ऑब्जेक्टिव की स्टेटमेंट को, तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव की स्टेटमेंट क्लियर हो जाए तो फिर फटाफट आपको इसका आंसर भी पता चल जाएगा। ठीक है ना बच्चा, तो आपने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को रीड आउट करना है, ऑब्जेक्टिव की स्टेटमेंट को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नंबर 1 इज़ 2504 2504 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। ठीक है, वो कहते हैं हमें कि आपको जो नंबर गिवन है आप हमें बताएं कि आया ये कौन से टेबल पे कौन से नंबर में एग्जैक्टली डिवाइड होगा। ठीक है, कौन से नंबर में ये आपके पास एग्जैक्टली जो है वो डिवाइड होगा। अब आपके पास ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ 3, ऑप्शन नंबर 2 इज़ 5, ऑप्शन नंबर C इज़ 2 एंड ऑप्शन नंबर D इज़ 10। ठीक है, आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ 3, ऑप्शन नंबर B इज़ 5, ऑप्शन नंबर C इज़ 2 एंड ऑप्शन नंबर D इज़ 10। ठीक है, तो आपको क्या पता लगेगा कि आया इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अच्छा जी, अब ज़रा आपको मैडम ने एक्सरसाइज 2.1 में जो है वो डिविजिबिलिटी रूल्स करवाए थे बच्चे। हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 किया था, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 हमने किया था, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 हमने किया था एंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 हमने किया था। ठीक है, पहले तो मैडम ज़रा आपके साथ वो डिस्कस कर लें, थोड़ा मैडम आपको अगेन एक्सप्लेन कर देती हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या था आपके पास, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 आपके पास था कि जब आपके पास कोई बिगर नंबर गिवन हो और आपको ये पता ना हो कि आया ये 2 के टेबल में आता है कि नहीं। 2 का टेबल, मैंने 2 का टेबल क्यों बोला है, क्योंकि हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 ही मैं आपको क्लियर कर रही हूँ ना। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 आपके पास है कि जब आपके पास एक बिगर नंबर है और आपको ये चीज़ क्लियर ना हो कि आया ये 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता, तो इसका सिंपल आपने क्या करना है, सिंपल प्रोसेस इसका ये है कि जब आप इसके यूनिट प्लेस को फटाफट चेक करोगे, आप क्या करोगे, यूनिट प्लेस, इसके यूनिट प्लेस पे आपके पास क्या है 4। जब आपने इसके यूनिट प्लेस को चेक किया और ये आपके पास 4 है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 आपके पास है बच्चे कि जब आपके पास यूनिट प्लेस पे जो है वो इवन नंबर आए या वो नंबर 2 के टेबल में आता हो। ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट आप चेक करेंगे कि आया वो आपके पास इवन नंबर है कि नहीं। अगर वो आपके पास इवन नंबर है या वो आपके पास 2 के टेबल में आता है, इट्स मीन कि वो फुल नंबर जो है वो आपके पास 2 के टेबल में आएगा। ठीक है,
डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 तो आपके पास ये था, ठीक है। आपने जस्ट यूनिट प्लेस डिजिट चेक करना है कि आया वो आपके पास इवन है कि नहीं, या वो आपके पास 2 के टेबल में आता है कि नहीं। अगर आता है इट्स मीन आपके पास ये पूरा नंबर जो है वो 2 के टेबल में आएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट नंबर दैट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 में क्या था कि जब आपको नंबर बिगर गिवन हो तो आपको कैसे पता लगे कि आया ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं। आप क्या करोगे, आप फटाफट इन नंबर्स को आपस में ऐड कर दोगे, ठीक है। आपके पास 4 नंबर्स हैं, लाइक अब मेरे पास 2504 है ना, आपने इसको ऐड किया। जब आप इन चारों नंबर्स को आप ऐड करोगे और आपके पास ऐसा सम आए जो आपके पास 3 के टेबल में आता हो, मैं कहूँगी मेरे पास अगर इनका नंबर्स इनको मैंने सम किया, लाइक 2 + 5 आपके पास क्या आ गया है 7, 7 + 4 आपके पास 11 आ गया है। तो क्या ये 3 के टेबल में आता है? नो, ठीक है। वो नंबर जो जिसको आप ऐड करो, जिसका आप सम निकालो और आपके पास एग्जैक्ट ऐसा नंबर आए जो कि 3 के टेबल में आता हो, इट्स मीन वो बिगर नंबर जो है वो 3 के टेबल में आएगा। ये आपके पास था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। नाउ कम टू नेक्स्ट नंबर दैट इज 5, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 में आपके पास क्या है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 में आपके पास है कि जब आप यूनिट, वही बात कि यूनिट बेस डिजिट को आप चेक करोगे कि आपके पास एग्जैक्ट 0 या आपके पास 5 आएंगे, 2 नंबर्स, जस्ट ये 2 नंबर्स, या 0 और 5। आपने यूनिट प्लेस डिजिट चेक करना है कि आया यूनिट प्लेस डिजिट पे आपके पास जो है वो 5 या 0 आया। अगर 0 और 5 आता है इट्स मीन वो बिगर नंबर जो है आपके पास 5 के टेबल में फिर एग्जैक्टली डिवाइड होगा। ये था आपके पास डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। नाउ कम टू नेक्स्ट नंबर दैट इज 10। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 आपके पास क्या था कि यूनिट प्लेस डिजिट पे आप चेक करोगे कि ओनली 1 नंबर आए दैट इज 0। यूनिट प्लेस पे आपके पास जस्ट 0 हो मींस वो पूरा नंबर जो है आपके पास 10 के टेबल में आएगा, ठीक है ना। मैडम ने आपको ये डिविजिबिलिटी रूल्स जो है वो अगेन एक्सप्लेन कर दिए हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 आपके पास था कि जस्ट आपके पास यूनिट प्लेस पे जो है वो इवन नंबर आए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 आपके पास क्या है कि नंबर्स को आप ऐड करो और ऐसा नंबर आए जो 3 के टेबल में आता हो। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 आपके पास क्या है कि आप यूनिट प्लेस पे चेक करो कि जस्ट 0 और 5 आता हो। एंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 आपके पास है कि यूनिट प्लेस पे जस्ट 0 आता हो, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ। आपके पास 3 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 3 अब ए है 3, ऑप्शन नंबर बी 5 है, ऑप्शन नंबर सी आपके पास 2 है, एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 10। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? यूनिट प्लेस आप चेक करें कि 2504 का जो यूनिट प्लेस है वो आपके पास क्या है, दैट इज़ यूनिट प्लेस। देखें ये आपके पास 4 है, क्या ये आपके पास इवन है? बिल्कुल है। इट्स मीन आपके पास 2504 जो है वो 2 के टेबल में आएगा। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो है उसको आपने क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। जब आपने ऑप्शन नंबर सी को सर्कल कर दिया बच्चे, मार्कर से आपने इसको सर्कल करना है एंड पेंसिल से बीच में क्या कर देनी है, शेडिंग कर देनी है, ठीक है। मार्कर से आपने सर्कल करके एंड फिर पेंसिल से इसमें शेडिंग कर देनी है, ठीक है। अब आपके पास आपके माइंड में ये आया कि करेक्ट ऑप्शन 3 क्यों नहीं है, 5 क्यों नहीं है। अब अगर आप इन नंबर्स को ऐड करें तो आपके पास 11 आता है, तो वो तो 3 के टेबल में नहीं आता। अब इसका यूनिट प्लेस चेक करें कि ये तो 5 के टेबल में आता है कि नहीं। हमने तो 0 और 5 की बात की थी। अब ऑप्शन नंबर डी देखें 10 है आपके पास, तो यहाँ पे तो यूनिट प्लेस पे आपके पास 4 है, 0 नहीं है। इट्स मीन आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, दैट इज 2। मीन्स 2504 जो है आपके पास जो है वो 2 के टेबल में आता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 2 की तरफ। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 आपके पास क्या है, इन 1735 द यूनिट प्लेस डिजिट इज 5, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय डैश। ऑप्शन नंबर ए इज 10, ऑप्शन नंबर बी इज 2, ऑप्शन नंबर सी इज 5, ऑप्शन नंबर डी इज 3। आपके पास अब आपने बच्चे स्टेटमेंट को 1 टाइम 2 टाइम रीड आउट करने के आया स्टेटमेंट में वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, उन्होंने क्या स्टेटमेंट है क्या, पहले आप स्टेटमेंट को समझोगे देन आपने जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो फिर लिखना है। अब स्टेटमेंट आपके पास क्या है ऑब्जेक्टिव नंबर 2 की, दैट इज इन 1735 नंबर आपको क्या गिवन है, 1735 द यूनिट प्लेस डिजिट इज 5। वो कहते हैं आपके पास नंबर गिवन है दैट इज 1735 द यूनिट प्लेस डिजिट। अब इसका यूनिट प्लेस डिजिट आपके पास क्या है, इज 5। आपके पास यूनिट प्लेस डिजिट आपके पास क्या है, दैट इज 5। देखें यूनिट प्लेस डिजिट इसका क्या है, दैट इज 5, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय। वो कहते हैं अब आप हमें बताएं कि आपके पास यूनिट प्लेस डिजिट पे 5 है, तो ये नंबर जो है फिर कौन से नंबर की टेबल, कौन से टेबल में डिवाइड होगा। मैडम ने आपको बताया है ना कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी बताया है, अभी 3 का भी बताया है, 5 का भी बताया है एंड 10 का भी बताया है। आपके पास नंबर
गिवन है 1735 और यूनिट प्लेस डिजिट आपके पास क्या है, दैट इज़ 5। सो आप हमें बताएं कि आया ये नंबर जो है, ये बिगर नंबर जो है 1735 कौन से नंबर में एग्जैक्टली डिवाइड होगा। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 10। आपने 10 का डिविजिबिलिटी रूल मैडम ने आपको बताया कि यूनिट प्लेस पे तो आप 0 चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो यूनिट प्लेस पे 5 है। तो मैडम ने आपको बताया ना, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 अभी मैडम ने बताया है कि 0 और 5 यूनिट प्लेस पे हो, तो मीन्स वो पूरा नंबर जो है आपके पास 5 के टेबल में आएगा एंड 5 के टेबल में एग्जैक्टली डिवाइड होगा। नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5। मीन्स आपके पास 1735 जो है वो ऑप्शन नंबर सी आपके पास आंसर, दैट इज 5 के टेबल में जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। आपने मार्कर से इसको सर्कल कर देना है एंड पेंसिल से इसमें क्या कर देना है, शेड कर देना है, ठीक है, लाइक दिस। क्लियर। आपने पेंसिल से इसमें क्या कर देना है, शेड, मार्कर से सर्कल कर देना है एंड पेंसिल से इसमें शेड कर देना है, ठीक है, क्योंकि यूनिट प्लेस डिजिट पे आपके पास 5 है और ये जस्ट 5 के टेबल में ही ये नंबर आता है। इट्स मीन आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी। अब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी जो था वो 2 था, यूनिट प्लेस पे तो आपके पास 5 है, तो इवन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमने करेक्ट नहीं किया। ऑप्शन नंबर डी देखें, ऑप्शन नंबर डी आपके पास 3 है। अब इन नंबर्स को आप ऐड करो, 1 + 7 क्या गया, 8 हो गया, 8 + 3 आपके पास जो है वो 11 हो गया, 11 + 5 आपके पास हो गया 16। तो क्या 16 आपके पास 3 के टेबल में आता है, नो, इट्स मीन के 3 के टेबल में ये नहीं आता। सो ऑप्शन नंबर डी भी आपके पास करेक्ट नहीं है, आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, दैट इज 5। मीन्स कि 1735 जो है वो 5 के टेबल में एग्जैक्टली डिवाइड होगा, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज इन 2556। आपको नंबर क्या गिवन है, इन 2556 आपको नंबर क्या गिवन है, मैडम अगेन बता देती हैं, इन 2556 the sum of digit is 18। वो कहते हैं कि आपको नंबर गिवन है और हमने इन नंबर्स को इनका सम किया, तो आपके पास आंसर क्या आया, वो डिजिट क्या आया, 18। सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ऑप्शन ए आपके पास 2 है, ऑप्शन बी आपके पास 3 है, ऑप्शन सी आपके पास 5 है एंड ऑप्शन डी आपके पास 10 है, ठीक है। अब आपने बच्चे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलना है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आप कैसे चलेंगे कि आपको स्टेटमेंट गिवन है कि द सम ऑफ डिजिट इज 18, आपके पास आपने इन नंबर्स को सम कर दिया और आपके पास आंसर 18 आ गया। तो अब आप हमें बताएं कि जब हमारे पास आंसर जो है वो 18 आया, तो ये जो बिगर नंबर है ये कौन से टेबल में एग्जैक्टली डिवाइड होगा। मैडम ने आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 करवाया है कि जब आप नंबर्स को आपस में ऐड करो, उनका सम निकालो और आपके पास ऐसा आंसर है जो कि 3 के टेबल में आता हो। अब 18 आपके पास 3 के टेबल में आता है ना, 3 6 आर 18। इट्स मीन ये नंबर जो है आपके पास 3 के टेबल में एग्जैक्टली डिवाइड होगा। यहाँ पे बच्चे एक और बात, अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन जो है वो करेक्ट आते हैं। कैसे ऑप्शन करेक्ट आते हैं, ऑप्शन नंबर ए आर ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि आपके पास यूनिट, अब आपके माइंड में ये बात आएगी कि मैडम आपने जो बताया था कि यूनिट प्लेस पे आपके पास 6 है, यूनिट प्लेस आपके पास क्या है, 6 है, ये तो इवन नंबर है। इट्स मीन आपके पास 2556 जो है वो 2 के टेबल में आएगा ना आपके पास 2 के टेबल में 2556। क्यों, क्योंकि आपके पास यूनिट प्लेस पे जो है वो इवन नंबर है, वो 2 के टेबल में आता है। तो लेकिन आपने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलना है बच्चे, क्योंकि स्टेटमेंट में आपको उन्होंने क्लियर बताया है कि द सम ऑफ डिजिट इज, यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 अप्लाई हुआ है, अच्छा 2 अप्लाई नहीं हुआ। यहाँ पे 3 क्यों अप्लाई हुआ है, क्योंकि स्टेटमेंट में हमने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलना है और स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे पूछा है कि द सम ऑफ डिजिट इज। अब सम हम कौन से डिविजिबिलिटी रूल में करते हैं, 3 में करते हैं ना, 3 में हम नंबर्स का सम करते हैं ना, 3 में हम नंबर्स को ऐड करते हैं, सम मीन्स ऐड करना, ठीक है। द सम ऑफ डिजिट इज 18। ये सारे स्टेटमेंट जो है ना टोटली डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। सो इसीलिए हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 को लेके ही इसमें चलना है और आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है, दैट इज 3। मीन्स कि आपके पास 2556 जो है वो 3 के टेबल में आ रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। क्यों, क्योंकि उसका जो हमने सम फाइंड आउट किया है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वो आपके पास 18 है, ठीक है। आपने जो है इसको बी को सर्कल करके और पेंसिल से इसमें क्या कर देनी है बच्चे, शेडिंग कर देनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास है ऑब्जेक्टिव नंबर 4। ऑब्जेक्टिव नंबर 4 आपके पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैज़ डैश फैक्टर्स। वो कहते हैं आप हमें बताएं कि आया प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स हैं। मैडम ने आपको पहले भी प्राइम नंबर्स बताया था कि व्हाट इज प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। अगेन मैडम एक्सप्लेन कर देती हैं, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज 1 एंड द सेकेंड वन इज इटसेल्फ। 1 एंड इटसेल्फ कितने हो गए, 2 हो गए ना,
सो विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, अब आपने स्टेटमेंट में उन्होंने आपसे क्या, आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर बी आपके पास 2 है, ऑप्शन नंबर सी आपके पास 3 है एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास नन ऑफ दीज है। ठीक है, अब आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी 2। 2 मीन्स आपके पास प्राइम नंबर्स के जस्ट 2 फैक्टर्स होते हैं। आपके पास करेक्ट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं है, इसमें तो 1 लिखा है। ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट नहीं है, क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि आपके पास प्राइम नंबर्स के जस्ट 2 फैक्टर्स होते हैं, 3 नहीं होते, ना 1 होते हैं, ना नन ऑफ दीज। मीन्स नन ऑफ दीज का मतलब है कि जब इन तीनों ऑप्शन में कोई आंसर करेक्ट ना होना तो फिर हम नन ऑफ दीज जो है वो उसको करेक्ट साबित करते हैं। ठीक है, उसको फिर करेक्ट बोलते हैं कि आया इसमें एक भी जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सो आंसर तो हमारे पास आ गया है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी 2। मीन्स प्राइम नंबर्स हैज़ 2 फैक्टर्स। आपके पास प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं। आपने इसको फटाफट मार्कर से, ब्लू मार्कर से सर्कल करके पेंसिल से इसमें जो है वो शेडिंग कर देनी है। ठीक है ना बच्चे, अच्छे नीट तरीके से इसको टर्न करना है। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज कॉम्पोजिट नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कॉम्पोजिट नंबर। वो कहते हैं आप हमें बताएं कि आया इसमें कौन सा नंबर जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है। अब पहले पिछले ऑब्जेक्टिव में जो था प्राइम नंबर था, अब यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर है। चलिए अब मैडम आपको कॉम्पोजिट नंबर भी अगेन एक्सप्लेन कर देती हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। मैडम अगेन बता देती हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, वो कहते हैं कि आपके पास कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। ठीक है ना, मीन्स आपके पास अभी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए देखिए 20 है, ऑप्शन नंबर बी आपके पास 2 है, ऑप्शन नंबर 3 आपके पास 7 है, ऑप्शन नंबर डी आपके पास 5 है। अब यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर की बात हो रही है ना, तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए। आपके पास क्या आंसर है 20 के जो है 20 के फैक्टर्स जो हैं वो मोर देन 2 फैक्टर्स है। 21 के टेबल में भी आता है, 20 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 23 के टेबल में नहीं 4 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है। ठीक है ना, 10 के टेबल में भी आता है एंड इटसेल्फ अपने टेबल में भी आता है। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए हैं ना, तो मीन्स आपके पास 20 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है। आपने ऑप्शन नंबर ए को जो है वो सर्कल करके मार्कर से जो है, सॉरी पेंसिल से आपने इसमें शेडिंग कर देनी है। मार्कर से आपने इसको सर्कल कर दिया एंड पेंसिल से आपने इसमें क्या कर देनी है बच्चा, शेडिंग। अच्छा जी, अब जरा और ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं कि और ऑप्शन हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर क्यों नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही क्यों है, दैट इज 20। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 2। अब 2 के आपके पास कितने फैक्टर्स बनते हैं, 2 के आपके पास ओनली जो है वो एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स ही बनते हैं। फर्स्ट वन 1 एंड सेकंड वन इज इटसेल्फ। ये तो आपके पास प्राइम नंबर है 2। सो इसीलिए हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट नहीं था, क्योंकि हमारे पास प्राइम नंबर है। नंबर सी देखिए 7 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि वो जस्ट 1 के टेबल में आता है एंड इटसेल्फ अपने टेबल में आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट नहीं था। नाउ कम टू ऑप्शन नंबर डी दैट इज 5। अब 5 भी जस्ट 1 के टेबल में आता है एंड इटसेल्फ अपने टेबल में आता है, ये भी आपके पास प्राइम नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। अब कॉम्पोजिट नंबर आपके पास कौन सा है, दैट इज ए। आपके पास क्या आंसर है 20। मीन्स 20 आर द कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, अच्छा जी, फिर आते हैं हम ऑब्जेक्टिव नंबर 6 की तरफ। द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज। बच्चे आप पहले सबसे पहले स्टेटमेंट को समझो कि आया वो स्टेटमेंट में आपसे क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज, ऑप्शन नंबर ए 100, ऑप्शन नंबर बी द नंबर इटसेल्फ, ऑप्शन नंबर सी 10 एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 1000। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको कैसे पता लगेगा कि आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले जो है वो रफ वर्क पे आएंगे। हम सबसे पहले इसको रफ वर्क में सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे, मैडम इसको सबसे पहले रफ वर्क में सॉल्व करती है। देखें, सपोज मैडम एक एग्जांपल लेती है दैट इज़ 12। ठीक है, सबसे पहले मैडम जो है वो एग्जांपल एक लेती है, लाइक मैं लूँ कि 12। ठीक है, अब आपके पास स्टेटमेंट क्या है, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर मैंने क्या लिया 12 लिया। अब मैं 12 के फैक्टर्स लिखूंगी। सबसे पहले 12 के फैक्टर्स आपके पास कौन कौन से हैं, फैक्टर्स ऑफ 12। आपको बच्चे अगर याद हो, हमने एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चंस किए थे ना, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एंड फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ, किए थे ना हमने 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 में। तो अब आपके पास जो है वो इस ऑब्जेक्टिव को आप पहले समझे कि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं। द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर, वो कहते हैं द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर। अब गिवन नंबर मैडम ने अपने आप से सपोजिशन की है, 12 लिया है। नाउ फैक्टर्स ऑफ 12। अब फैक्टर्स ऑफ 12 आपके पास कौन कौन से है, पहला आपके पास है 1, सेकेंड वन इज़ 2 के टेबल में भी 12 आता है। मतलब आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, मीन्स कि आपके पास 12 कौन कौन से टेबल में आता है। 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आपके पास आता है, 4 के टेबल में भी आपके पास आता है, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में भी आपके पास आता है। ठीक है, एंड
12 इटसेल्फ अपने टेबल में भी आता है। अगर आपको बच्चे याद हो तो मैडम ने आपको बताया था कि हमेशा आपके पास जब आप किसी नंबर के फैक्टर्स फाइंड करोगे तो फर्स्ट वन आपके पास हमेशा 1 होगा एंड सेकंड वन आपके पास इटसेल्फ वही नंबर होगा। ठीक है, फर्स्ट आपके पास 1 होगा एंड सेकंड इज इटसेल्फ। अब आप मुझे बताएं कि आया इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। ग्रेटेस्ट नंबर आपके पास इसमें क्या है? 12। ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 12। आपके पास इसमें ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? आपके पास 12। तो 12 अब जो नंबर मुझे गिवन था मैं फाइंड आउट भी 12 ही कर रही हूँ और मेरे पास ग्रेटेस्ट नंबर भी 12 आया, तो इसका मतलब है द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, द नंबर इटसेल्फ मीन्स कि वही नंबर जो है वो ही ग्रेटेस्ट नंबर है। आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर 12 है और मैं फाइंड आउट भी 12 के ही फैक्टर्स करेंगे। सेम मैंने देखे तो आपके पास सबसे बड़ा नंबर भी ये, ग्रेटेस्ट फैक्टर भी सबसे यही आ गया और ये खुद ही ये जो नंबर गिवन है यही है, तो इट्स मीन आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज 100। ऑप्शन बी आपके पास द नंबर इटसेल्फ। आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? द नंबर इटसेल्फ मीन्स कि आपके पास किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर जो होता है वो हमेशा इटसेल्फ खुद ही होता है। ठीक है, किसी भी नंबर का आप जो है वो फैक्टर्स फाइंड करें तो उसमें से ग्रेटेस्ट फैक्टर हमेशा वो खुद ही होगा, इटसेल्फ वो खुद ही होगा। सो द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके पास करेक्ट है और आपने क्या कर देना है, इसको मार्कर से सर्कल करके पेंसिल से इसमें शेडिंग कर देनी है। ठीक है, अब आपके पास है ऑब्जेक्टिव नंबर 7, दैट इज अ कॉम्पोजिट नंबर हैज़ डैश फैक्टर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स तो मैडम ने आपको अभी डेफिनेशन बताई है, अगेन मैडम बता देती हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, अब आपको मैडम ने डेफिनेशन बता दी तो इसमें अब आप फटाफट आपको ऑप्शन भी पता लग जाएगा कि कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2। अब मोर देन 2 फैक्टर्स, अब डैश में कुछ नहीं है, फैक्टर्स है, देखिए 1 है, ऑप्शन नंबर 1 ए जो है आपके पास 1 है, ऑप्शन नंबर 2 आपके पास 2 है, ऑप्शन नंबर सी आपके पास मोर देन 2। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मोर देन 2 मीन्स कॉम्पोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। आपने ऑप्शन नंबर सी को जो है वह सर्कल करके फिर इसमें क्या कर देना है, पेंसिल से शेडिंग कर देनी है लाइक दिस। ठीक है, अच्छा जी, अब आपके पास नेक्स्ट जो है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आप देखें, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज। वो कहते हैं द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज। अब ये भी जो हमने ऑब्जेक्टिव नंबर 6 किया द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर, अब ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। पहला ऑप्शन है, दूसरा आपके पास है 1। ठीक है, तीसरा आपके पास देखें है 2 एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है नन ऑफ दीज। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव में आपसे क्या पूछ रहे हैं, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज। अब वो कहते हैं आपने कोई भी नंबर आप ले लो और आप हमें बताओ कि आया उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा होगा। मैंने अभी रिसेंटली एक एग्जांपल सॉल्व की है, दैट इज़ 12। मैं कहूँगी मैंने ये 12 ले लिया। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर, नंबर क्या है, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 12 इज। अब मुझे बताएं इसमें स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा होगा। स्मॉलेस्ट फैक्टर आपके पास इसमें से होगा दैट इज 1। 1 आपके पास स्मॉलेस्ट फैक्टर है ना, सिंपल। आपने फैक्टर्स फाइंड आउट किए, आपके पास ग्रेटेस्ट फैक्टर हमेशा कौन सा होगा, द नंबर इटसेल्फ। खुद ही वही नंबर जो है वो ग्रेटेस्ट होगा और फिर उन्हीं के फैक्टर्स में से सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा होगा, दैट इज 1। आपको मैंने बताया था बच्चे, मैं अगेन एंड अगेन आपको बता दूं कि जब आप फैक्टर्स फाइंड आउट करते हो तो हमेशा फर्स्ट नंबर आपके पास 1 होता है एंड लास्ट वही नंबर होता है, वही गिवन नंबर, द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, सो आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, दैट इज़ 1 मीन्स कि हर एक नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर हमेशा क्या होगा, दैट इज़ 1। आपने ऑप्शन नंबर बी को सर्कल करके फिर इस पर क्या कर देना है, पेंसिल से अच्छे तरीके से इसमें शेडिंग कर देनी है। ठीक है बच्चे, अच्छा जी, अब आपके पास है ऑब्जेक्टिव नंबर 9। देखें आपके पास है ऑब्जेक्टिव नंबर 9। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 9 क्या है, ऑब्जेक्टिव नंबर 9 है द HCF ऑफ 5, 10 एंड 15 इज़। वो कहते हैं आप HCF फाइंड आउट करेंगे 5, 10 एंड 15 का इज़, और आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट वन इज़ 5, सेकंड वन इज़ 10, थर्ड वन इज़ 30 एंड फोर्थ वन इज़ 20। ठीक है, आपने जो है जो गिवन नंबर्स है आपको 5, 10 एंड 15, इसका आपने HCF फाइंड आउट करना है रफ वर्क में। और बच्चे ऑब्जेक्टिव नंबर 9 एंड ऑब्जेक्टिव नंबर 10 का रफ वर्क जो है वो मस्ट है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव नंबर 9 एंड ऑब्जेक्टिव नंबर 10 का रफ वर्क जो है वो मस्ट है, वो आपने मस्ट डन करना है। ठीक है ना, जब आप अपने ऑब्जेक्टिव डन कर लें तो लास्ट में एंडिंग लाइन लगा के न्यू पेज पे रफ वर्क के कॉलम बनाएंगे। मैडम अभी आपको बताया जैसे मैडम ने कॉलम बनाए वैसे आप भी कॉलम बनाएंगे। ठीक है, अब आपके पास देखें द HCF ऑफ 5, 10 एंड 15 इज।
वो कहते हैं आपको नंबर्स गिवन है और आपने इसका HCF फाइंड आउट करना है, और फिर आपके पास जब HCF आ जाए तो जब आपके पास करेक्ट आंसर आएगा इट्स मीन आपके पास जो है फिर इस चारों ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन होगा। लेकिन जब आप अच्छे तरीके से HCF को रफ वर्क में सॉल्व करोगे 5, 10 एंड 15 का आपने HCF लेना है। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने एक्सरसाइज 2.3 में HCF किया था ना बच्चे, हमने स्टेप बाय स्टेप इसको रफ वर्क में सॉल्व करना है। हमारे पास जब लास्ट में HCF आ जाए तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमने उसको सर्कल करके उसमें शेड कर देना है। नाउ द ऑब्जेक्टिव इज द HCF ऑफ 5, 10 एंड 15। ठीक है, अब आपके पास हम ऑब्जेक्टिव रफ वर्क जो है वो स्टार्ट लेंगे। मैडम जो है वो अपना रफ वर्क स्टार्ट लेती हैं। ठीक है, आपने क्या फाइंड आउट करना है, पहले आपके पास नंबर क्या है, दैट इज़ 5। आपके पास पहला नंबर है दैट इज़ 5। आपने HCF में हम क्या करते हैं, HCF में बच्चे हम सबसे पहले जो है वो फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं ना। हम सबसे पहले जब HCF स्टार्ट लेते हैं तो हम एंड से स्टार्ट करते हैं, फैक्टर से। पहले हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर हम कॉमन फैक्टर लेंगे, लास्ट में हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। फर्स्ट नंबर आपके पास 5 है, सेकेंड नंबर आपके पास है दैट इज़ 10 एंड द थर्ड नंबर इज़ 15। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो डिवीजन हाउस ड्रॉ करना है। नंबर 9 जो है वो हेडिंग दे देनी है, और आपके पास पहला जो है वो पहला आपके पास नंबर है 5, सेकंड नंबर आपके पास 10 है, थर्ड नंबर आपके पास 15 है। आपने थ्रू फैक्टर हाउस इसको सॉल्व करना है, क्योंकि हम सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, फैक्टर्स हम थ्रू फैक्टर हाउस सॉल्व करेंगे। और एक और बात बच्चे, आप यहाँ पे कौन से नंबर्स फाइंड लिखोगे, आप यहाँ पे प्राइम नंबर्स का यूज़ करो। कौन से नंबर्स यूज़ करोगे, प्राइम नंबर्स। ठीक है ना, प्राइम नंबर्स क्यों यूज़ करोगे, ताकि आपके पास हम जो इसको सॉल्व करते हैं हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन इसको सॉल्व करते हैं ना। हमारे पास लास्ट इसके बाद स्टेटमेंट आती है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ही इसको सॉल्व करते हैं ना। ठीक है, अब आपके पास पहला नंबर क्या है, दैट इज़ 5। अब देखिए 5 अपने टेबल में ही आता है, 5 1s are 5। ठीक है, लास्ट में 1 आ गया, मीन्स यहाँ पे फैक्टर हाउस की डिवीजन जो है वो फिनिश हो गई है फर्स्ट नंबर की। सेकंड नंबर आपके पास क्या है, 10। अब आप स्टार्ट लोगे 2 से, 2 से हम प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13 अप टू सो ऑन हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। अब 2 की टेबल में आपके पास 10 आता है, बिल्कुल आता है। अगर आप 2 5s are 10 करते हैं या 5 2s are 10 करते हैं, बोथ आर करेक्ट। आप देखें 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5। वही बात इवन आपके पास आगे यहाँ पे आपके पास फैक्टर हाउस की डिवीजन जो है वो फिनिश हो गई है। नेक्स्ट नंबर है दैट इज़ 15। नाउ 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5। ठीक है, 1 1 लास्ट में आके यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग क्या आएगी, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम 1 by 1 जो है वो फैक्टर्स लिखेंगे। फर्स्ट नंबर आपके पास क्या था, दैट इज़ 5। सेकेंड नंबर क्या था, दैट इज़ 10। थर्ड नंबर क्या था, दैट इज़ 15। अब पहले का आपके पास फैक्टर क्या है, 5। सेकंड का आपके पास आया है 2 × 5। थर्ड आपके पास क्या है, 3 × 5। ये आपके पास फैक्टर्स हैं। यहाँ पे फैक्टर्स का काम फिनिश हो गया। देन कम टू कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब आप इसमें आपके पास कॉमन फैक्टर कौन सा है, आपके पास इसमें कॉमन फैक्टर जो है दैट इज़ 5। आपके पास इसमें कौन सा नंबर कॉमन है, 5 है। 2 जो है वो फर्स्ट का फैक्टर नहीं है, थर्ड का भी नहीं, मीन्स 2 आपके पास कॉमन नहीं होगा। 3 भी आपके पास 15 का है, लेकिन आपके पास 10 में नहीं है, 5 में नहीं, मीन्स ये आपके पास, ये भी आपके पास कॉमन नहीं होगा बच्चे। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, तो हमारे पास फैक्टर्स फाइंड आउट हो गए। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, फॉर्मूला। ठीक है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का फॉर्मूला आपके पास। अब कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करोगे, आप यहाँ पे कॉमन फैक्टर वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। क्यों, क्योंकि आपके पास जस्ट बच्चे मोर देन 1 कॉमन आता है, तो फिर वहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर जो है वो आता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपके पास जस्ट 1 कॉमन है, तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, कॉमन फैक्टर। यू विल राइट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यू विल राइट कॉमन फैक्टर। आपके पास कॉमन नंबर क्या है, 5, मीन्स आपके पास HCF क्या आया है, दैट इज़ 5। ठीक है, आपके पास HCF क्या है, दैट इज़ 5। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। फिर आपने क्या करना है, इसमें शेडिंग कर देनी है। ठीक है, आपने इसमें शेडिंग कर देनी है, मीन्स कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, दैट इज़ 5। आपके पास HCF क्या आया है, दैट इज़ 5। नेक्स्ट आपके पास है प्राइम फैक्टर ऑफ 12R। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12R। आपके पास ऑप्शंस गिवन है, वो कहते हैं कि आप हमें बताएं कि 12 के प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से होंगे। आप सबसे पहले रफ वर्क में जो है ऑब्जेक्टिव नंबर 10 का जो है हम रफ वर्क करेंगे फैक्टर हाउस के जरिए। प्राइम फैक्टर में हमने फैक्टर हाउस के जरिए सॉल्व किया था ना, तो आपके पास नंबर क्या है, दैट इज़ 12। ठीक है, आपके पास 12 है। 12 आपने इसको फैक्टर हाउस प्राइम नंबर्स के जरिए जो है इसको सॉल्व करना है। नाउ 2 6 are 12, 2 3s are 6 एंड 3 1s are 3। ठीक है, आपके पास आपने थ्रू प्राइम हाउस फैक्टर हाउस जो है प्राइम नंबर्स यूज़ करके प्राइम फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। अब आपके पास प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं इसके, आपके पास आपने उसी तरह हेडिंग देनी है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12R। कौन कौन से हैं, 2 एंड 3।
टू टाइम मैंने 1 टाइम लिख लिया। अब आपके पास प्राइम फैक्टर्स 12 के आ गए हैं, दैट इज़ 2 and 3 मीन्स आपके पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। आपने ऑप्शन नंबर ए को सर्कल करके उसमें पेंसिल से शेडिंग कर देनी है। 2 and 3 आपके पास प्राइम फैक्टर्स हैं वो 12 के, ठीक है। ये आपके पास 10 ऑब्जेक्टिव्स थे आज के, ठीक है ना बच्चे। अब आपके पास होमवर्क है। होमवर्क आपके पास क्या है? होमवर्क आपके पास ये है, डू ऑब्जेक्टिव इन यूर रफ कॉपी विच आर डन इन जूम ऑनलाइन क्लास, ठीक है। आपको जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स करवाए हैं वो आपने जो है जो ऑनलाइन क्लास में आपको मैंने ऑब्जेक्टिव्स करवाए हैं या जो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में बच्चे करवाए हैं ना, वो आपने अपनी रफ़ कॉपी में करने हैं। अगर आपके पास नीट नोटबुक है तो आपने नीट नोटबुक में इसको कर देना है, लेकिन अगर आपके पास नीट नोटबुक नहीं है तो आप इसको रफ़ नोटबुक में कर लेंगे, ठीक है ना। ये आपका आज का होमवर्क है। ये ऑब्जेक्टिव जो आपको मैंने ऑनलाइन क्लास में करवाए हैं, ये अब आपने क्या करना है, इसको रफ़ कॉपी में आपने डन करने हैं। अगर नीट नोटबुक है तो फिर नीट नोटबुक में इसको डन करें, ठीक है।